चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आज की हेडलाइंस के बारे में। डिमांड ग्रोस बट डीएनए टेस्ट फॉल अंडर अ ग्रे एरिया। किस तरीके से डीएनए टेस्ट को ग्रे एरिया बताया गया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले डीएनए टेस्ट सिंपली ये है कि आपके डीएनए से आपकी इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अलग अलग पर्पस के लिए ये चीज की जा सकती है, सिंपली इतना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इससे जस्टिस तो मिल जा रहा है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मिल जा रही है, बट दूसरी चीज ये क्या कर रहा है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद कहता है कि हम किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस करे आपके सामने कि मैंने ये काम किया है, वो आपको एविडेंस ला के दे। ऐसा नहीं हो सकता, हमें खुद वो एविडेंस इकट्ठे करने हैं जो ये चीज साबित करे कि उस इंसान ने ये काम किया है। तो पहली चीज तो सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा है वो इस इंसान को, डीएनए टेस्ट। दूसरी चीज ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का हनन है। अंडर आर्टिकल 21 एवरी पर्सन इज हैविंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट उस चीज को ये वायलेट कर रहा है। अगर मैं नहीं चाहता वो चीज देना, अगर मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो ये तो फिर मेरी वायलेट कर रहा है प्राइवेसी को। तो ये एक ग्रे एरिया में आ जाता है। जस्टिस तो मिल रहा है बट उसके साथ साथ इसके बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। तो क्या किया जाना चाहिए इस तरीके से। अब ये क्यों चर्चा के अंदर है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी जो रिक्वेस्ट है वो हर साल 20% से बढ़ती जा रही है, 20% इंक्रीज होती जा रही है। डीएनए फॉरेंसिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ने ये खुद कहा कि हम 300 से 400 सैंपल हर महीने टेस्ट करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइवेट मेंबर्स एज वेल एज ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। वेरेज 5 साल पहले तक ये सैंपल थे ओनली 30 टू 40 पर मंथ। तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आ गया इस चीज के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में ये कहा, जिसके अंदर उन्होंने वुमन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया। कहा कि ऐसे इंसान को जो नहीं चाहता किसी भी तरीके से डीएनए टेस्ट करवाना, उसे फोर्स करना डीएनए टेस्ट के लिए, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी का हनन है, ये उसके खिलाफ जा रहा है। तो सारी स्पॉटलाइट आ गई है इस टेक्नोलॉजी पे जो हमें जस्टिस तो दे रही है बट राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रही है। अब आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस तरीके से इस पे क्या परिणाम निकलता है, उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो हमने हाल फिलहाल में डिस्कस किया था इस चीज के बारे में कि किस तरीके से विंटर आते ही स्मॉग बढ़ जाता है हमारे कैपिटल के अंदर, दैट इज न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसके पीछे रीजन क्या है उसको भी हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टबल बर्निंग होती है हरियाणा और पंजाब में, उसकी वजह से वहां पे स्मॉग क्रिएट होता है, जो बाकी रीजन्स में भी होता है, बिहार और बाकी अदर रीजन्स में भी। इसके हमने मेजर्स भी देखे और इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी देखा कि किस तरीके से जब पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने ये चीज इंप्लीमेंट की कि अब फार्मर्स को मॉनसून के ऊपर भी निर्भर रहना चाहिए क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो उस समय पे जल्दी से फील्ड को खाली करने के लिए स्टबल को जला दिया जाता है। अब इसके लॉन्ग टर्म हमें सोल्यूशन चाहिए, धीरे धीरे इसे हमें जड़ से खत्म करना है। तो हमने इसके इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द साइड ट्रीटमेंट देखे। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसे अर्थ के अंदर वापस धकेल सकते। दूसरी चीज, हम इसे थर्मल प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, इसे एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। बट बहरहाल हमें करना यही चीज है कि स्ट्रेटेजिकली और इंस्टीट्यूशनली इस चीज को कम करना है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, जो कि हम देख पा रहे हैं। सिटीज पॉल्यूशन राइजेस टू 26%, संडे को 26% से राइज हुआ, सैटरडे को 21% से राइज हुआ था और फ्राइडे तक ये 7% तक था। बट अब ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसके अंदर राइज आया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा पुअर है, वहां पे बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। ये चीज हम साफ साफ देख पा रहे हैं। वहां पे यूज किए जा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है, एंटी स्मोक गन यूज की जा रही है। बट अगेन दिस इज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना है और इस चीज का ध्यान देना है कि हम उसे जड़ से खत्म करें। धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली अगर इसके लिए कदम उठाए गए तो हम इस प्रॉब्लम से पार पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। तो आज का एडिटोरियल है राजभवन के बारे में, गवर्नर ने जो स्टेप उठाए केरला के अंदर उसके बारे में। तो क्या गवर्नर ने स्टेप उठाए केरला के अंदर उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने क्या स्टेप लिया है। उन्होंने बोला कि मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका सिंपल सिंपल मीनिंग ये था कि अब चीफ मिनिस्टर को उन्हें हटा देना चाहिए। बट क्या ये उनकी पावर में है? जी नहीं, ये उनकी पावर में बिल्कुल भी नहीं है और इसकी बात मैं पहले भी आपके साथ कर चुका हूं और इसके अंदर उसकी पूरी डिटेल दी गई है कि क्यों वो इस तरीके की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। गवर्नर ने मिनिस्टर से प्लेजर विड्रॉ करने से पहले वाइस चांसलर्स को भी हटाने की कोशिश की।
बहरहाल वो उनकी पावर के अंदर था, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो चांसलर की तरह एक्ट करते हैं। किसी भी स्टेट का गवर्नर उस स्टेट की यूनिवर्सिटी के लिए चांसलर की तरह एक्ट करता है, तो वो उनकी स्टैट्यूटरी पावर में था। बट क्या वो प्लेजर को विड्रॉ कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं कर सकते, ये उनकी पावर में नहीं आता। तो अपॉइंटमेंट का फंक्शन है, मिनिस्ट्रियल फंक्शन है। गवर्नर हमेशा एड एंड एडवाइस पे काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर की एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करता। इस चीज का हमें ध्यान देना है और इस चीज की हमें जानकारी रखनी है। अब कहाँ से हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 163 क्लॉज 1 सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एड एंड एडवाइस द गवर्नर। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एड एंड एडवाइस द मिनिस्टर। और आर्टिकल 163 क्लॉज 2 में ये दिया गया है कि अगर कहीं पे क्लियरली मेंशन्ड है कि वो अपने डिस्क्रिशन से काम कर सकता है, अपनी समझबूझ से काम कर सकता है, तो गवर्नर को वो काम करना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि क्या सारे फंक्शन वो अपनी इच्छा से कर सकता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है जूरिस्ट H.M. सिरवई ने। उन्होंने कहा कि अगर सारे फंक्शन उनको अपनी इच्छा से करने होते तो मीनिंग था कोई आर्टिकल 163 क्लॉज 1 और आर्टिकल 163 क्लॉज 2 को ऐड करने का। अगर मैं चाहता हूं कि आप अपनी इच्छा से काम करें तो मैं एक ही आर्टिकल लिख दूंगा, दैट गवर्नर्स प्लेजर इज फाइनल। तो मुझे दूसरा स्पेसिफिकली मेंशन क्यों करना पड़ा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अलाउ करता है अपने डिस्क्रिशन पे, अपने समझबूझ पे काम करने के लिए, तो ही वो स्टेप उठा सकते हैं। ये तो क्लियरली हमारे सामने आ रहा है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। इस कोर्ट केस के अंदर भी बहुत बढ़िया जजमेंट दिया गया, जिसके अंदर ये क्लियरली बताया गया कि गवर्नर कभी भी अपनी स्वेच्छा से काम नहीं कर सकता ऐसी कंडीशंस में। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आया जो उन्होंने नवंबर 4 1948 को दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब मैं उसे रीड करता हूँ और समझने की कोशिश करिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस टेंडर्ड टू हिम by any of his secretaries. The President of Indian Union will be generally bound by advice of his ministers. He can do nothing contrary to their advice, nor can he do anything without their advice. The President of United States can dismiss any secretary at any time. The President of Indian Union has no power to do so as long as his ministers command a majority in parliament. अब इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे सिंपली ये बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट है और इंडिया का प्रेसिडेंट है, दोनों काफी ज्यादा अलग अलग हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट के पास टोटल पावर है कि वो जब चाहे तब अपने सेक्रेटरीज को मेंटेन कर सके, जब चाहे तब उन्हें चेंज कर सके और उनकी एडवाइस को खारिज कर सके। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जब तक मिनिस्टर्स अपनी मेजोरिटी स्टैब्लिश करके रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तब तक उन्हें छेड़ा नहीं जा सकता। इस जजमेंट के अंदर आगे यही चीज बताई गई है कि ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है गवर्नर के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं जो प्लेजर ऑफ गवर्नर है, इट मींस दैट इट इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर हम जनरल प्रेसिडेंट की भी बात करें तो हमेशा यही होता है। ये दिया ही प्रिंसिपल इसलिए है ताकि चीफ मिनिस्टर जब भी चाहे एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को हटा सके और ओवरऑल वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आए ताकि उनकी सरकार गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं मिनिस्टर हूं, मैंने जिद कर ली कि मैं नहीं छोड़ने वाला अपना पद, तो सीएम एडवाइस करेगा गवर्नर को कि आप अपना प्लेजर विड्रॉ कर लीजिए और जब वो प्लेजर विड्रॉ करते हैं तब मैं हटाया जाऊंगा। तो ये सिंपल सा प्रेसिडेंट ऐसा है, कस्टम ऐसा है। बट इस चीज को नजरअंदाज कर दिया केरला के गवर्नर साहब ने। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जो ड्राफ्ट बना 1947 में, उसके अंदर आर्टिकल 126 ऐड किया गया। उस समय का आर्टिकल 126, वो ड्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर दिया गया गवर्नर्स मिनिस्टर शैल बी चोजन एंड समन्ड बाय गवर्नर एंड शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। अब ये काफी ज्यादा वेग हो जा रहा है और हमें यहाँ पे लग रहा है कि गवर्नर की इच्छा सर्वोपरि है, गवर्नर जो चाहे वो कर सकता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसी चीज को आगे जाके ड्राफ्ट में ऐड किया गया एज आर्टिकल 144, जिसे डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक परिणाम ये निकला कि ये जो डिस्क्रिशन दिया गया है गवर्नर को, इसे लेना पड़ेगा और जो कैबिनेट है उन्हें देनी पड़ेगी अथॉरिटी टू रूल।
अब हम कहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए उसके आर्टिकल को समझते हुए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को उठा के देखते हैं। तो उससे हमें ये मालूम चल जाता है कि उस समय पे उनकी मनोस्थिति क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, किस तरीके के विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, तो हमें प्रॉपर आइडिया आ जाता है कि ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है। तो यहाँ से हम ये तो जान पाए कि वो आर्टिकल ये नहीं कहना चाहता कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। और इसी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेंडमेंट के बाद ऐड किया आर्टिकल 163 एंड 164, जो क्लियरली ये कहता है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर विल फंक्शन until and unless mentioned that governor can function according to his discretion। जब तक ये मेंशन नहीं किया जाता कि गवर्नर अपनी स्वेच्छा से जो है वो काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस कंसर्न के बारे में जो भी केरला के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये बात उठी, तो उस समय पे एक ये कंसर्न था कि ये जो कॉलोनियल ऑफिस को हम आगे लेके जा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है, क्या ये हमारे लिए गलत तो साबित नहीं हो जाएगा। उस समय पे एचवी कामत ने ये क्वेश्चन पूछा, क्या गवर्नर अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं करेगा। उस समय पे पीएस देशमुख खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए गवर्नर की समझबूझ में और जो उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं उनकी समझबूझ में। अब ये तो हो गई आइडियलिस्टिक बातें, जिसको हम बोल सकते हैं रोमांटिसिज्म। बट इसके अलावा भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी दिया गया है, जो कि हमने हाल फिलहाल में पढ़ा शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 के अंदर, जहां ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बिगर देन अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल एक ट्वीट से ज्यादा भारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और किसी भी तरीके से उठा के देख लीजिए, गवर्नर के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो किसी भी मिनिस्टर को अपने प्लेजर पे विड्रॉ कर दे। तो बहरहाल जो भी हो रहा है उसका परिणाम पॉजिटिव नहीं निकलेगा केरला गवर्नर के लिए, क्योंकि ये पावर है ही नहीं उनके पास और उन्हें इस चीज को विड्रॉ कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब हम बात कर लेते हैं एंटी सुपरस्टिशन लॉज इन इंडिया के बारे में। अब ये हमारे किस तरीके से सामने आई ये बात, हमने देखा कि केरला के अंदर हाल फिलहाल के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मर्डर हुए, ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ वहां पे। और ये ह्यूमन सेक्रीफाइस क्यों किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस से देवी देवता खुश होंगे। बहरहाल ये बहुत ही बड़ा सुपरस्टिशन है और इससे पार पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जान लेते हैं कि कितने ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, कितनी ज्यादा किलिंग्स हो रही है ऑन द नेम ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड विच हंटिंग। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के द्वारा हमें यह मालूम चलता है कि 2021 के अंदर 6 हत्या ह्यूमन सेक्रीफाइस के तौर पे की गई और उसके अलावा विच क्राफ्ट, दैट इज डायन हंटिंग जिसे बोल सकते हैं हम, किसी महिला को ऐसा बता दिया गया कि ये डायन है और उसे फिर मार दिया जाता है। क्यों, उसी सस्पिशन पे, उसी तरीके के सुपरस्टिशन पे। तो ऐसी मौत हुई 68। 2020 के अंदर भी 88 डेथ हुई ड्यू टू विचक्राफ्ट और 11th ड्यू टू ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। ऐसा मत समझिए कि ये डेटा जो है बहुत ज्यादा छोटा है। 11 डेथ इन द 21st सेंचुरी बहुत बड़ा फिगर है। आज हम आधुनिक समय में जी रहे हैं तो भी सुपरस्टिशन की वजह से 11 लोगों की डेथ हो जा रही है। और उसके अलावा विचक्राफ्ट हंटिंग, मतलब किसी को डायन बता के उसे मार दिया जा रहा है। बहुत ही बड़ा क्राइम है ये और बहुत ही हीनियस क्राइम है। तो इसके लिए कोई भी तरीके का सेंट्रल लॉ नहीं है, बट अलग अलग स्टेट ने अलग अलग तरीके से अपने लॉज बनाए हैं। सबसे पहला अगर किसी ने लॉ बनाया तो वो था बिहार। बिहार ने बनाया द प्रिवेंशन ऑफ विच, दैट इज डायन प्रैक्टिस एक्ट, विच केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 1999। अब ये कहता है अगर किसी भी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को डायन बताया या किसी भी तरीके से उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करी तो उन्हें 3 महीने की जेल दी जा सकती है, 1,000 का फाइन लगाया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है। इसके बाद आया झारखंड। झारखंड ने 2001 के अंदर द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट लेके आया। देन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने इंप्लीमेंट किया छत्तीसगढ़ तोनाही प्रताड़ना निवारण एक्ट ओनली इन 2005। बहुत ज्यादा लेट हो गया छत्तीसगढ़, क्योंकि मेजोरिटी जो देखे जा रहे हैं इस तरीके के क्राइम्स वो छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को जल्दी बनाना चाहिए था, बट छत्तीसगढ़ का जो एक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो 3 साल की सजा सुनाता एंड दैट टू रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया एक्ट है उनका। इसके बाद ओडिशा हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया ओडिशा गवर्नमेंट को कि आप इस तरीके का एक एक्ट लेके आइए असेंबली में जो विच हंटिंग को प्रिवेंट कर सके, और उसे 2013 के अंदर पास कर दिया गया, जिसके अंदर यह बताया गया कि कोई भी इस तरीके का पर्सन
जो ब्लैक मैजिक करता है और विच हंटिंग में इंक्लूडेड है उसे जो है सजा सुनाई जाएगी। महाराष्ट्र ने भी सिमिलर एक्ट पास किया इन 2013, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। इसके अंदर इन्होंने सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया। ये किस समय पे आया, तो ये जब मर्डर हुआ एंटी सुपरस्टिशन एक्टिविस्ट डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की, उसके बाद ये एक्ट पास किया गया। राजस्थान ने भी सिमिलर एक्ट पास किया 2015 में, जिसका नाम है राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट। आसाम के अंदर सिमिलर एक्ट पास हुआ, आसाम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एंड 2015, जिसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला इन 2018, जो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है विच हंटिंग को। और लेटेस्ट जो लॉ है इस मुद्दे पे बना हुआ वो है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017, जो फोर्स के अंदर आया जनवरी 2020 के अंदर। तो हम ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में हमारे सामने विच हंटिंग की, क्योंकि अगर हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और फिर भी हम इस तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं तो हमें बहुत आगे जाना है। अब ये लॉस तो चलो एक तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके अलावा एक सॉल्यूशन और हो सकता है, वो ये कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। अब हर चीज लॉ से हम फेस नहीं कर सकते, लॉ काम में आता है जब वो क्राइम एक्चुअली कमिट हो चुका है। अब उसके बाद क्या, तो उसके बाद कुछ भी नहीं, हम उस इंसान को तो वापस नहीं ला सकते। तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए हमें अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को बाय अदर मीन्स सुपरस्टिशन से बाहर लाना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे काम है।